पार्ट 2। डाइनिंग हॉल में खासा रश था, लेकिन जसवंत को स्टाफ में एक भी परिचित चेहरा नजर नहीं आया। होटल चालू करते समय जिन लोगों को उसने और सतीश ने नौकरी पर रखा था, उनमें से कोई उसे दिखाई नहीं दिया। वो सभी लोग वफादार थे। शुरुआती दौर में नए धंधे में जो दिक्कतें सामने आती हैं, उनका सामना भी उन लोगों ने खुशी खुशी किया था। उसे लगा कि वो अपने ही घर में अजनबी हो गया था। वो बार में पहुंचा। वहाँ अपेक्षाकृत ज़्यादा रश था। उनमें ज़्यादा तादाद उन लोगों की थी जो पैराडाइज के उस माहौल के हिसाब से जो उसने बनाया था वहाँ कतई फिट नहीं बैठ रहे थे। आदमी चेहरे मोहरे से ही बदमाश नजर आते थे। भड़कीले लिबास और मेकअप से पुते चेहरों वाली लड़कियों को देखकर पहली ही निगाह में समझ में आ जाता था कि सारी पेशेवर हैं। कुछ एक अधेड़ जोड़े और युवा जो पहले पैराडाइज के बिजनेस की जान हुआ करते थे, अब इस नए माहौल में असुविधा से अनुभव करते प्रतीत हो रहे थे। जसवंत ने शक्ल सूरत से ही चारों लोग नजर आने वाली एक वेट्रेस को ड्रिंक का ऑर्डर दिया। ड्रिंक सर्व करते वक्त उस वेट्रेस की हरकतें ऐसे जाहिर था कि वो खुद को भी पेश करना चाहती थी। जसवंत ने उसे ज़रा भी लिफ्ट नहीं दी। वो निराश होकर चली गई। ड्रिंक सिप करते जसवंत ने देखा बाहर टेंडर जॉन की जगह एक पेशेवर बदमाश नजर आने वाले आदमी ने ले ली थी। डांस फ्लोर खाली था। ऑर्केस्ट्रा भी शुरू नहीं हुआ था। स्टीरियो के स्पीकर से तेज़ म्यूजिक उभर रहा था। इस नए वातावरण में भारी घुटन महसूस करता जसवंत ड्रिंक खत्म करके खड़ा हो गया और वेटरों के एतराज़ किए जाने के बावजूद किचन में जा घुसा। वो पूरी तरह से सतर्क था। जैकेट के नीचे शोल्डर हॉल्स्टर में रखे रिवॉल्वर की वजह से वो आश्वस्त था कि इस दफ़ा वो चूक नहीं होगी जो बोर्ड पर हो चुकी थी। किचन की हालत भी बदतर थी। वहाँ मौजूद स्टील के बर्तन, क्रॉकरी वगैरह ना तो पहले की भांति चमक रहे थे और ना ही करीने से रखे गए थे। जसवंत राणा। जसवंत फौरन पलट गया। अधेड़ उम्र, भारी बदन, गंजे सर और पसीने से तर चेहरे वाला वो हैंड कुक था, अहमद मियांजी, जिसे वो और सतीश प्यार से अहमद भाई कहा करते थे। वो पहला परिचित चेहरा था जो उसे अब तक दिखाई दिया। अहमद उसके पास आ पहुंचा। तुम आ गए दोस्त? हाँ अहमद भाई, जसवंत बोला, लेकिन काफ़ी देर से आया। यहाँ तो सब कुछ बदल चुका है। हेड कुक के चेहरे से मुस्कुराहट गायब थी। सो तो है ही, वो बोला। उसके स्वर में पीड़ा थी। फिर भी अच्छा ही किया जो तुम आ गए। तुम ठीक ठाक हो ना? करुणा से मिले? करुणा ने मुझे सब कुछ बता दिया है। आप कैसे हैं अहमद भाई? बस वक्त गुजार रहा हूँ। यहाँ ना ज़रूरत के हिसाब से चीज़ें पूरी मिलती हैं और ना ही इन लोगों को काम करने की तमीज़ और तजुर्बा है। सिर्फ मामूली ढाबों में ही काम कर सकते हैं ये लोग। मैंने तय कर लिया था इसी हफ्ते यहाँ से चला जाऊँगा, लेकिन अब तुम आ गए हो तो। जोसेफ यहीं है? जसवंत ने उसे बीच में टोककर पूछा। होप पर अपने ऑफिस में है। अभी तक मिले नहीं उससे? सिर्फ उसके प्यादों से मिला हूँ। खैर फिर मिलेंगे अहमद भाई, आप अभी छोड़कर मत जाना। तुम कहते हो तो नहीं जाऊँगा। अचानक उसका स्वर धीमा हो गया। अगर मेरी किसी भी तरह की ज़रूरत पड़े तो बेहिचक बता देना, मैं तुम्हारे लिए सब कुछ करूँगा। जानता हूँ। हेड कुक अपने काम में लग गया। जसवंत चौड़ी सीढ़ियों द्वारा ऊपर पहुँचा। गैम्बलिंग रूम का दरवाज़ा मजबूती से बंद था। बाहर कुर्सी पर बैठा एक आदमी मैगज़ीन पढ़ रहा था। उसके कठोर चेहरे पर पसीना बह रहा था। प्रत्यक्ष था वो बड़ी असुविधा महसूस कर रहा था। कदमों की आहट सुनकर उसने मैगज़ीन से सर ऊपर उठाया। टेबल्स रात में 10 बजे से पहले शुरू नहीं होती, तब तक तुम अंदर नहीं जा सकते। जोसेफ कहाँ है? उस आदमी ने मैगज़ीन हिलाकर इशारा किया। उधर ऑफिस में। मैं पहले रूलेट टेबल्स देखूंगा। जसवंत के पास चाबियों का गुच्छा था जिसमें पैराडाइज की सभी दरवाज़ों की चाबियां थीं। उसने सही चाबी निकालकर की होल में फंसा दी। कुर्सी पर बैठा आदमी उठकर खड़ा हो गया। उसका चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया था। तुमने सुना नहीं मैंने क्या कहा था? सुना था। तो फिर दफ़ा हो जाओ। उसे जसवंत की बाँह कसकर पकड़ करी और उसे परे धकेलना चाहा। जसवंत ने झटका देकर बाँह छुड़ाई और उसके पेट में घूंसा जमा दिया। वो आदमी करहाता हुआ दोहरा हो गया। जसवंत ने उसकी गर्दन दबोची और उसे वापस कुर्सी पर धकेल दिया। वो पेट दबाए करहा रहा था। मेरा नाम जसवंत है, जसवंत राणा। आइंदा मेरे सामने तमीज़ से पेश आना। उस आदमी की आंखें हैरानी से फैल गईं। वो होठों पर जीभ फिरा रहा था। जसवंत ने चाबी घुमाकर लॉक खोला। भीतर दाखिल होकर लाइट स्विच ऑन करते ही आंखें फाड़े देखते रहने पर विवश हो गया। उसने अपने पीछे उस आदमी को लड़खड़ाते कदमों से जाते सुना।
लेकिन उसकी ओर ध्यान देने के बजाय वो उसी तरह देखता रहा। वहाँ की हर चीज़ बदली जा चुकी थी। रूलेट टेबल्स, कार टेबल्स, छोटी सी शानदार बार, खिड़कियों पर झूलते भारी पर्दे, छत से लटकते 2 नए शैंडलियर और फर्श पर बिछा मोटा नर्म कारपेट, सब नए थे। जसवंत, भारी स्वर सुनकर वो पलट गया। रुस्तम सहित जोसेफ आ पहुंचा था। वो व्हील चेयर में बैठा मुस्कुरा रहा था। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी, लेकिन आंखों में नापसंदगी के भाव साफ पड़े जा सकते थे। तुम्हें पहले स्टाफ को अपना परिचय देना चाहिए था, वो बोला। टोनी तुम्हारे साथ कड़ाई से पेश आने के लिए माफ़ी चाहता है, लेकिन वो बेचारा अपनी नौकरी बजा रहा था, आदेश पालन कर रहा था। ये कमरा 10 बजे से पहले नहीं खुलता। उसने अपना मजबूत दायां हाथ आगे बढ़ाया। खैर, मैं यहाँ तुम्हारा स्वागत करता हूँ। जसवंत ने उससे हाथ मिलाने का कोई उपक्रम नहीं किया। वो कड़ी निगाहों से उस आदमी को घूर रहा था जो इस पूरे इलाके में संगठित अपराधों के ऑर्गेनाइजेशन का प्रतिनिधित्व करता था और अब उसका पार्टनर था। व्हीलचेयर में बैठा होने के बावजूद वो कद्दावर नजर आ रहा था। अपनी बेजान टांगों को उसने हल्के से कंबल में ढक रखा था। जोसेफ भी गौर से उसे देख रहा था। जसवंत की ओर बढ़े उसके हाथ की एक उंगली में हीरे की बड़ी सी अंगूठी चमक रही थी। उसने अपना वही हाथ बगल में खड़े रुस्तम की ओर उठाया। स्टाफ के सभी लोगों को बता दो, मिस्टर जसवंत राणा यहाँ आ गए हैं। हम नहीं चाहते और ज़्यादा गलतफहमियाँ पैदा हों। जैसे कि कुछ घंटे पहले हुई थी, जसवंत ने पूछा। वो गलतफहमी नहीं, गलती थी। अच्छा, मैं तुमसे मिलना चाहता था, क्योंकि अब तुम यहाँ आ ही गए हो तो उस किस्म के तरीके को इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है। मैंने रुस्तम को बता भी दिया है, तुम उन आदमियों में से नहीं हो जिनसे किसी धमकी या दबाव में जबरन कुछ कराया जा सकता है। फिर भी तुम्हारी बात ना मानकर इसने मनमानी की, यानी तुम्हारी हिदायतों पर अमल करना इसके लिए ज़रूरी नहीं है, या फिर यहाँ इसकी हैसियत तुमसे भी ज़्यादा है? मैं जानता हूँ मेरे और उन लोगों के बारे में जिन्हें मैं रिप्रेजेंट करता हूँ तुम क्या सोचते हो। जोसेफ ने उसके हस्तक्षेप की ओर ध्यान न देकर कहना जारी रखा। लेकिन जब तुम हमारे पिछले महीने के खाते देखोगे तो खुश हो जाओगे और हमारे बारे में तुम्हारी राय बदल जाएगी। जितना तुम 3 महीने में कमाते थे, हमें 1 ही महीने में उतना मुनाफा हुआ है। और उसमें ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा कितना है? जोसेफ मुस्कुराया, लेकिन उसकी आंखें पूर्ववत कठोर थी। 40%। वो बोला, दरअसल ये इंश्योरेंस है, कानून से भी और उस किस्म के लोगों से भी जो जबरन दूसरों को परेशान करके बदमाशी के जोर पर वसूली क्या करते हैं। पिछले साल हमने जो तोड़फोड़ यहाँ कराई थी वो महज चेतावनी थी। उससे ज़्यादा भी बहुत कुछ तुम्हारे साथ किया जा सकता था और कानून ने हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ना था। लेकिन अब हमारे साथ यहाँ ऐसा कुछ हो नहीं पाएगा। अब यहाँ वही होगा जो हम चाहेंगे। हम जिस तरह होटल को चला रहे हैं उसका नतीजा भी सामने आना शुरू हो गया है। हमारा मार्जिन ऑफ प्रॉफिट बढ़ता जा रहा है। लोग यहाँ आते हैं, पूरी तरह से एंजॉय करते हैं। हर तरह के मनोरंजन और दिल बहलाव के साधन यहाँ मौजूद हैं। सबको अपना अपना शौक़ पूरा करने का हम मौका देते हैं। तुम होटल को पुराने ढर्रे पर चला रहे थे, जबकि आजकल तो ज़माना बदल चुका है और नए ज़माने का मतलब है नए साधन और नए तौर तरीके। आज के ज़माने में इस तरह के होटल अकेले चलाने का मतलब है रोज़ नई मुसीबत मोल लेना, और तुम्हारी इस मुसीबत का असर हमारे दूसरे ठिकानों पर भी पड़ता। इसलिए हमने तुम्हें अपने साथ मिला लिया। तुम्हारे वकील मदन पाल सिरोही और SHO हिम्मत राव को हमने खरीद लिया है। समझदार लोग हमेशा एहतियात बरतते हैं, जैसे तुमने सतीश वर्मा को अपने रास्ते से हटाकर बढ़ती हैं। जोसेफ एक संक्षिप्त पल के लिए विचलित हुआ और फिर सामान्य नजर आने लगा। सतीश के साथ जो हुआ है उसके लिए वो खुद जिम्मेदार है। तुम कहना चाहते हो उसमें तुम्हारा कोई हाथ नहीं? जोसेफ ने जवाब न देकर पूछा। तुम सतीश से मिल चुके हो? नहीं। क्यों, मिलना नहीं चाहते? आज रात में ही मिलने का इरादा है। गुड, तब तुम्हें तस्वीर के दोनों रुखों का पता चल जाएगा और तुम्हें अपना हिस्सा बेचने के मेरे ऑफ़र को कबूल करने में ज़्यादा आसानी हो जाएगी। मैं एकदम सीधी और साफ बात किया करता हूँ जसवंत। इस वक्त मैं पैराडाइज होटल का आधे का मालिक हूँ और तुम्हारा आधा हिस्सा भी खरीदना चाहता हूँ। तुम्हारे हिस्से की बड़ी अच्छी कीमत तुम्हें दी जाएगी। मैं तुम्हें नाराज़ नहीं करना चाहता। तुमसे मेरी कोई दुश्मनी नहीं है। हम दोनों सिर्फ दुश्मन ही हो सकते हैं और कुछ नहीं। तुमने मेरी ऑफ़र सुनी नहीं।
इसलिए ये कह रहे हो। क्या है तुम्हारी ऑफ़र? 25 लाख बस? नहीं, ये रकम बढ़ाई भी जा सकती है। जसवंत को नीचे डाइनिंग हॉल से आता संगीत, गिलासों के टकराने और जोसेफ द्वारा वहां लाई गई पेशेवर लड़कियों के हंसने का मिला जुला शोर सुनाई दे रहा था। जिस पैराडाइज को उसने अपने खून से सींच कर एक बड़ा ही अच्छा होटल बनाया था, वही अब घटिया और बाजारू जगह बनना शुरू हो गया था। तुम्हारी ऑफर बढ़िया नहीं है। अब तक खामोश खड़ा रुस्तम गुर्राया। मैंने पहले ही कहा था, तुम इसे रजामंद नहीं कर सकते। जोसेफ, ये लातों का भूत है, बातों से नहीं मानेगा। मेरा तरीका ही इस पे कारगर साबित होता है। अपने तरीके को अपने पास ही रखो रुस्तम, जोसेफ ने कहा। रुस्तम की हिकारत भरी निगाहों और चेहरे पर व्याप्त भावों से साफ था कि पिछले साल जोसेफ द्वारा पैराडाइज पर जबरन कब्जा करने की नाकाम कोशिश के दौरान जिस तरह जसवंत ने उसे धक्के देकर बाहर निकाला था, उसी तरह जसवंत को वहां से निकालकर वो अपनी उस बेइज्जती का बदला चुकाने के लिए मरा जा रहा था। मैं इस आदमी को मार मार कर इसका दिमाग दुरुस्त कर सकता हूँ। अगर तुम इस काम को मेरे ऊपर छोड़ दो ना, तो मैं सब सही कर दूंगा। जसवंत को गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन उसने जब्त कर लिया। जोसेफ भी रुस्तम की ओर ध्यान न देकर विचारपूर्वक उसे देख रहा था। तुम किस तरह अपना हिस्सा बेच सकते हो और रकम चाहिए? नहीं, अगर मैं सतीश को आज़ाद कराने का इंतज़ाम कर दूं तब? सतीश बेगुनाह है, लेकिन कानून उसे हत्यारा समझता है। उसने एक आदमी की हत्या की है। वो तुम्हारे खरीदे हुए कानून की निगाहों में ही हत्यारा है। कुछ भी सही, कानून तो उसे हत्यारा समझता है ना। मैं इस मामले को रफा दफा करवा कर उसे आज़ाद करा सकता हूँ। मैं जानता हूँ, जितनी आसानी से तुमने उसे जेल भिजवाया है, उसी तरह से तुम उसे रिहा भी करा सकते हो। तो मैं समझूं कि तुम्हें मंजूर है? नहीं। जोसेफ के माथे पर बल पड़ गए। बतौर पार्टनर तुम और मैं साथ मिलकर काम नहीं कर सकते। हम दोनों पैराडाइज में बराबर के हिस्सेदार हैं। अगर हम में से किसी का भी हिस्सा दूसरे से बड़ा होता तो बात बन सकती थी। बड़े हिस्से वाले को ज़्यादा हक होते हैं, उसका फैसला दूसरे को मानना पड़ता है। लेकिन मौजूदा हालात में हम कैसे फैसला करेंगे? हमें फैसला नहीं करना है, हम फैसला नहीं करेंगे। देखो जसवंत, समझने की कोशिश करो। जो तब्दीलियां तुम यहाँ देख रहे हो वो सिर्फ शुरुआत है। इस जगह के बारे में मेरे और भी कई प्लान्स हैं जिन्हें मैं लागू करना चाहता हूँ। मैं ये भी जानता हूँ कि तुम्हें वो सब पसंद नहीं आएगा। तुम कोई एतराज़ करो और बीच में रोड़ा अटकाओ, ये मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। इसलिए समझौता करने में ही समझदारी है। मैं तुमको 30 लाख दे सकता हूँ। तुम बेकार अपना वक्त बर्बाद कर रहे हो, जसवंत ने कहा। दरवाजे की ओर बढ़ गया। रुस्तम ने उसे रोकना चाहा तो जोसेफ ने हाथ उठाकर उसे रोक दिया। इसे जाने दो, ये अपने दोस्तों से मिलेगा तो असलियत पता चल जाएगी। फिर जल्दी इसे समझ आ जाएगा कि हमारी बात मानने में ही समझदारी है। तुम बेकार इस मामूली आदमी को अहमियत दे रहे हो, रुस्तम जहर भरे स्वर में बोला। मैं अभी इसका दिमाग दुरुस्त कर सकता हूँ। जोसेफ ने गहरी सांस ली। मैं जानता हूँ तुम ऐसा कर सकते हो, और ये भी जानता हूँ कि तुम्हें ऐसा करते देखने में मार्था को और भी मज़ा आता है। लेकिन इन सब की कोई ज़रूरत नहीं। वो दरवाजे की ओर मुँह करके बोला, गुड नाइट जसवंत। जसवंत ने जवाब नहीं दिया। जसवंत होटल की मुख्य इमारत से बाहर आ गया। मोटर बोट में हुई ठुकाई की वजह से उसे अपने चेहरे पर दुखन और पसलियों में दर्द महसूस हो रहा था। साथ ही अजीब सी बेचैनी मिश्रित थकान भी अनुभव हो रही थी। टेनिस कोर्ट से गुजरकर वो गैराज में पहुंचा। वहाँ 3 बीच वैगन मौजूद थी। उनकी चाबियाँ इग्निशन लॉक में फंसी हुई थी। वो करुणा के बारे में सोचने लगा। उसके नम होठों का स्वाद अभी तक उसे याद था। वो एक बीच वैगन में सवार हो गया। जो ही उसने इंजन स्टार्ट किया, पीछे गेट से किसी के तेज़ कदमों की आहट आती सुनाई दी। साथ ही पुकारा गया, मिस्टर राणा। जसवंत ने देखा, एक हरे सुडौल जिस्म और हृदय आकार चेहरे वाली एक खूबसूरत युवती दौड़ती सी चली आ रही है। वो बीच वैगन के पास आ पहुंची। मिस्टर राणा, मैं मारिया डिसूजा। जसवंत ने इंजन बंद कर दिया। वो अकेली आई थी और बुरी तरह हाफ रही थी। उसका चेहरा तनावपूर्ण था और तनाव की वजह से उससे मिलने के लिए दौड़ कर आना नहीं था। मारिया ने गर्दन घुमाकर होटल की इमारत की ओर देखा। इमारत के आसपास और मकान में कोई भी नजर नहीं आ रहा था। जसवंत उसकी उखड़ी सांसों के साथ उठते गिरते वर्ष स्थल को घूर रहा था। कहिए मिसेस डिसूजा।
मैं आपके साथ वैगन में बैठ सकती हूँ? मैं नहीं चाहती कि जोसेफ या रुस्तम में से कोई मुझे यहाँ आपके साथ देखे। आपकी तबीयत तो ठीक है? हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप इस कदर परेशान क्यों हैं? मैं परेशान नहीं, मैं भयभीत हूँ। डर के मारे मेरी जान निकली जा रही है। हफ्तों से मेरी यही हालत है। जसवंत ने दरवाज़ा खोल दिया। मारिया उसके बगल में बैठ गई। खूबसूरती के लिहाज से यकीनन वो हज़ारों में एक थी। जसवंत ने मन ही मन सतीश की पसंद की दाद दी। फिर ये सोचकर उसके मुंह में कड़वाहट से खुल गई कि अपाहिज और कमीने जोसेफ ने उस हसीना को जबरन अपने साथ बांध कर सचमुच उसकी ज़िंदगी को नर्क बना दिया था। जसवंत सवालिया निगाहों से उसे देख रहा था। मैं जानती हूँ आप मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं मिस्टर राणा। बेहतर होगा मुझे जसवंत कहकर पुकारो, आपकी जगह तुम कहो। थैंक यू। क्या तुम सतीश से प्यार करती हो? जसवंत ने सीधा सवाल किया। कितना? बेहद। मैं उसे दिलो जान से चाहती हूँ। तुम्हें करुणा ने बताया था? हाँ, और मैं तभी से सोच रहा हूँ कि अगर तुम दोनों वाकई एक दूसरे को प्यार करते हो तो तुम्हारे इस प्यार का अंजाम क्या होगा? मारिया ने जवाब नहीं दिया। क्या तुम जोसेफ से इतलाक ले सकती हो? वो इसके लिए कभी तैयार नहीं होगा। वो मुझे अपनी मिल्कियत समझता है। मैं तुमसे बहुत सी बातें करना चाहती हूँ, वो जल्दी जल्दी बोली और फिर पुनः गर्दन घुमाकर देखा। मुझे ना रुस्तम का डर है। आमतौर पर ज़्यादा देर अपनी निगाहों से दूर वो मुझे नहीं होने देता, लेकिन इस वक्त मजबूरी है, मुझे ये रिस्क लेना पड़ेगा। मुझसे क्या चाहती हो? यही कि ध्यान से मेरी बात सुनो, उस पर यकीन करो। हाँ, मैं सुन रहा हूँ, कहो। मैं और सतीश पहली मुलाकात में ही एक दूसरे को प्यार कर बैठे थे। फिर हर मुलाकात में हमारा प्यार गहरा होता गया और अब हालत ये है कि हम एक दूसरे के बगैर ज़िंदा नहीं रह सकते। और तुम्हारा पति जोसेफ, उससे मैंने कभी प्यार नहीं किया। मेरा ख्याल है इस बारे में करुणा ने तुम्हें बताया होगा। हाँ, बताया था। मरिया ने मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन उसके होंठ कांप कर रह गए। मैं सतीश को हमेशा के लिए पाना चाहती हूँ। और जोसेफ का क्या करोगी? मुझे उसके नाम से भी नफरत है। लेकिन वो तुम्हारा पति है। उसके रहते तुम हरगिज़ सतीश की नहीं हो सकती। वो तुम्हें ऐसा करने ही नहीं देगा। मैं सतीश को लेकर कहीं बहुत दूर चली जाऊंगी। ऐसा नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि सतीश हवालात में है। उस पर हत्या का इल्ज़ाम लगाया जा रहा है। मारिया का चेहरा पीला पड़ गया। वो इल्ज़ाम झूठा और बेबुनियाद है। क्या उसने हत्या नहीं की? नहीं, वो बिल्कुल बेगुनाह है। उस पर यह इल्ज़ाम जोसेफ ने लगवाया है? हाँ। उसे हत्या के झूठे इल्ज़ाम में फंसाने के अलावा कुछ और भी जोसेफ करना चाहता है? हाँ, इसलिए तो तुमसे बात करने का ये रिस्क मैंने लिया है। तुम्हें मदद करनी होगी। किसकी? सतीश की। मैंने जोसेफ को रुस्तम से बातें करते सुना था। ज़्यादा वक्त हमारे पास नहीं है, मारिया ने कहा और फिर अचानक पूछ बैठी। तुम्हें मेरी बात पर यकीन तो है? तुम चाहती हो कि हवालात से भागने में मैं सतीश की मदद करूं? उसे वहाँ से निकालना ही है, आज की रात में ही, मरिया ने कहा। गोद में रखे उसके हाथ मुट्ठियों की शक्ल में बिछे हुए थे। होठों में कंपन था, आंखों में आंसू छलक आए थे। मुझे अफसोस है, ये सारा बखेड़ा मेरी वजह से ही हुआ है। तुम मुझे नहीं जानते और ऐसी कोई वजह भी नहीं है कि तुम मुझ पर भरोसा करो। करुणा भी हालांकि मुझे पसंद करती है, लेकिन इस मामले में उसे भी मेरे ऊपर पूरा भरोसा नहीं है। वो समझती है अगर सतीश मेरे संपर्क में नहीं आया होता तो उसके साथ ये सब नहीं होना था। टेक इट इजी मारिया। मारिया हाथों में चेहरा छुपाकर सिसकने लगी। जसवंत को उस पर तरस आ रहा था। माँ बाप की जिद पर परिवार की बेहतरी के लिए कुर्बानी देकर उसे एक ऐसे आदमी से शादी करनी पड़ी जो न सिर्फ अपाहिज था बल्कि सफ़ेद पोशी के आड़ में उसे ऑर्गेनाइजेशन की नुमाइंदगी भी कर रहा था जिसका हर तरह के संगठित अपराधों में बड़ा पूरा दखल था। पति के रूप में उस जैसे आदमी से उसका नफरत करना और सतीश जैसे नेवी के रिटायर्ड पायलट को दिल दे बैठना स्वाभाविक ही था। हालांकि दूसरी ओर इस संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता था कि इस वक्त वो जोसेफ की हिदायतों पर अमल कर रही है और कोई ऐसा जाल बिछाने की कोशिश कर रही है कि सतीश मारा जाए और वो खुद सीखचों के पीछे जा पहुंची। लेकिन जसवंत को लगा वो सच बोल रही थी और उस पर भरोसा किया जा सकता है। मारिया ने स्कर्ट की जेब से रुमाल निकाल कर आंखें पूछी और सर ऊपर उठा लिया। आई एम सॉरी जसवंत, मैंने ना काफ़ी कोशिश की लेकिन अपने आंसुओं को नहीं रोक पाई। मैं बेहद परेशान हूँ। मुझे हर वक्त सतीश की चिंता रहती है। हम दोनों एक दूसरे को दिलो जान से प्यार करते हैं। यकीन मानो, जिस तरह जोसेफ ने सतीश का हिस्सा हड़प लिया
उससे मेरा कतई कोई वास्ता नहीं है। मैं इस बारे में कुछ नहीं जानती थी। पहली बार तभी पता चला जब सतीश ने बताया कि जुए में वो कितनी मोटी रकम हार चुका था। सतीश पर अचानक इस कदर जुआ खेलने का भूत क्यों सवार हुआ? ये सवाल शुरू से जसवंत को परेशान कर रहा था। तो वो जुए के चक्कर में पड़ा ही क्यों? पैसे के लिए। क्या? साफ साफ बताओ। वो आनन फानन में ढेर सारा पैसा हासिल करना चाहता था। पर क्यों? ताकि ताकि हम दोनों यहाँ से भागकर कहीं दूर जाकर नए सिरे से ज़िंदगी शुरू कर सकें। मैंने उसे समझाने की कोशिश की कि वो तुम्हारे वापस आने का इंतज़ार करे। मेरा कहना था कि तुम किसी तरह पैसे का इंतज़ाम करके पैराडाइज में उसका हिस्सा खरीद लोगे और इस तरह हमारा काम हो जाएगा। लेकिन सतीश, वो किसी भी कीमत पर ना तो अपना हिस्सा बेचना चाहता था और ना ही तुम्हारे साथ विश्वासघात करके पैसे की खातिर पैराडाइज के हिसाब किताब में कोई घोटाला करना चाहता था। उसका कहना था कि जाने से पहले वो अपना हिस्सा करुणा के नाम ट्रांसफ़र कर जाएगा ताकि तुम और करुणा पैराडाइज को चलाते रहो। इसलिए उसने जुआ खेलना शुरू किया, लेकिन जीतने की बजाय हारता चला गया और सब कुछ हार गया, यहाँ तक कि अपना हिस्सा भी। जोसेफ को तुम दोनों के बारे में जानकारी नहीं थी? उस वक्त हम समझते थे कि वो नहीं जानता, लेकिन अब लगता है वो जानता था। और मेरा अनुमान है कि सलीमपुर में जहाँ सतीश जुआ खेलने जाता था उस जगह उसी ने कुछ हेरा फेरी कराई हुई थी, इसलिए सतीश इतनी मोटी रकम हार गया। हो सकता है जोसेफ हमारे बारे में जानता था और उसने ऐसा इंतज़ाम किया कि ये सब हो गया। पहले भले ही ना जानता हो, लेकिन अब तो जोसेफ तुम दोनों के बारे में यकीनी तौर पर जानता है। हाँ, और वो सतीश को हमेशा के लिए अपने रास्ते से हटा देना चाहता है। हाँ, तुम्हारे वापस लौट आने की वजह से जोसेफ परेशान हो गया। अब वो इस काम को जल्दी निपटा देना चाहता है, आज ही रात में। आज रात SHO हिम्मत राव कुछ करने वाला है। क्या? मैं ये तो नहीं जानती, लेकिन सतीश की जान खतरे में है। वो फ़ौरन तुमसे मिलना चाहता है। मारिया बिल्कुल सच बोलती नजर आ रही थी। और ये सुहनदास का क्या किस्सा है? जसवंत ने पूछा, जिसकी हत्या का इल्ज़ाम सतीश पर लगाया जा रहा है। पता नहीं, सतीश का कहना है कि उसकी मौत उसी तरह हुई हो सकती थी जैसा कि हुई बताई जा रही है। वो हमारा पीछा कर रहा था। जब हम वापस डॉक पर लौटे तो वो हमें मिला। बड़ा ही घटिया और कमीना आदमी था। बड़ी ही बेहूदगी से हमारे साथ पेश आया तो सतीश ने उसकी ठुकाई कर दी। तुमने इस बारे में पुलिस को बयान नहीं दिया? दिया था। मैंने हिम्मत राव को जो हुआ था सब बता दिया। फिर जोसेफ पुलिस स्टेशन पहुंचा। हिम्मत राव से अकेले में बातें की और हिम्मत राव ने मेरे साइन शुदा बयान लेकर रख लिया। तुम मदन पाल सिरोही को जानती हो? वही जो तुम्हारा वकील है? हाँ। उसका क्या ख्याल है इस बारे में? उसने केस लेने से इनकार कर दिया। इनकार कर दिया? क्यों? वो अब तुम्हारे या सतीश के लिए काम नहीं करता। अब वो जोसेफ का वकील है। जिस तरह जोसेफ ने कंचनगढ़ के दूसरे आदमियों को खरीदा था, इसी तरह उसे भी खरीद लिया। मारिया तनिक रुकी और फिर बोली, सतीश को मुकदमे की सुनवाई के लिए कभी अदालत में पेश नहीं किया जाएगा। पुलिस ने उसे अपनी कस्टडी में रखने के लिए अदालत से जो रिमांड लिया हुआ है उसकी मियाद कल ख़त्म हो जाएगी और दोबारा पुलिस को रिमांड नहीं मिलेगा। इस तरह हमारे पास आज रात का ही वक्त है। सतीश पर केस क्यों नहीं चलाया जाएगा? जसवंत ने पूछा। इसलिए कि मैं मौका वारदात पर मौजूद थी। मैं चश्मदीद गवाह हूँ। मेरी गवाही से सतीश हत्या के इल्ज़ाम से साफ बरी हो जाएगा, जबकि जोसेफ ऐसा नहीं होने देना चाहता। वो सतीश से बदला लेना चाहता है। इसलिए अगर आज रात को कुछ हो जाता है तो मैं खुद को कभी माफ़ नहीं कर सकूंगी और मेरे सामने आत्महत्या करने के अलावा कोई चारा नहीं रहेगा। सच बताओ, तुम्हें मेरी इन बातों पर यकीन है? अभी मैंने तय नहीं किया कि यकीन करूं या नहीं करूं। मारिया वैगन से नीचे उतर गई। अगर तुम्हें यकीन आ जाए तो आज रात 12 बजे करुणा के कॉटेज के पास पुराने अस्तबल के पीछे मुझे मिल जाना। जसवंत ने सर हिलाकर सहमति दी। अगर मैं सतीश को जेल से भगाने में मदद करता हूँ और प्लान कामयाब हो जाता है, तब तुम लोग क्या करोगे? मैं और सतीश यहाँ से भाग जाएंगे। और भाग कर कहाँ जाओगे? बहुत दूर, कहीं भी। इतना बड़ा देश है, कहीं भी चले जाएंगे। जोसेफ और ऑर्गेनाइजेशन से बचकर भाग सकोगी? कोशिश तो करेंगे ही। तुम समझती हो ये कोशिश कामयाब हो जाएगी? हाँ, मुझे पूरा यकीन है। जसवंत ने बहस करना मुनासिब नहीं समझा। प्रत्यक्षता इश्क में अंधी नादान मारिया नहीं जानती थी कि स्थिति कितनी गंभीर है। जो वो सोच रही थी वो सब आसान नहीं है।
इस बात का एहसास भी उसे नहीं था कि जोसेफ की पत्नी होते हुए फरार कैदी के साथ भाग कर वो न सिर्फ कानून की नज़रों में जुल्म करने वाली थी, बल्कि जोसेफ सहित ऑर्गेनाइजेशन से भी दुश्मनी मोल लेने का बड़ा भारी जोखिम उठाना चाहती थी। और ऐसा करना सरासर बेवकूफ़ी और जानबूझकर खुदकुशी करने जैसी बात थी। मारिया पलट कर बाहर निकली और अंधेरे में होटल की इमारत की ओर बढ़ गई। जब वो होटल के पिछले दरवाजे से अंदर चली गई तो जसवंत ने पुनः इंजन स्टार्ट किया और गैराज से बाहर आकर वैगन ड्राइव करने लगा। पुलिस स्टेशन की एक मंजिला इमारत के सम्मुख वैगन पार्क करके जसवंत नीचे उतरा और भीतर दाखिल हो गया। इमारत ज़्यादा बड़ी नहीं थी। सामने के भाग में हिम्मत राव के ऑफिस के बगल में एक स्टोर था। फिर वो कमरा था जहाँ रिपोर्ट दर्ज की जाती थी। हिम्मत राव के ऑफिस का पिछला दरवाज़ा एक चौड़े गलियारे में खुलता था जो इमारत के पीछे भाग तक चला गया था। उसी गलियारे में आमने सामने 4 कोठरियाँ थीं जहाँ हवालातियों को रखा जाता था। ऑफिस का पिछला दरवाज़ा आमतौर पर बंद रहता था, लेकिन हवालात की कोठरियों की ओर खुलने वाले लोहे की सीखचों वाला दरवाज़ा खुला था। गलियारे की छत में बने बड़े से झरोखे के पास एक धुंधला सा बिजली का बल्ब रोशन था। हिम्मत राव अपने डेस्क के पीछे एक कुर्सी पर मौजूद था। 50 के पेटे में पहुंचा और रिश्वत खाकर मोटा हुआ एक ऐसा घाघ आदमी था जिसका दीन ईमान था पैसा। उसका सर सफ़ा चट था, गर्दन मोटी, तोंद काफ़ी बाहर निकली हुई थी। पसीने की वजह से वर्दी जिस्म से चिपकी हुई थी। कुर्सी की पुष्ट से पीठ सटाए वो कोई मैगजीन पढ़ रहा था। ऑफिस में वो अकेला था। जसवंत को भीतर दाखिल होता देख कर उसे मैगजीन डेस्क पर रख दी। हाओ जसवंत सिंह राणा, वो भारी आवाज़ में बोला। नौसेना में अपने नाम के झंडे गड़ा कर आके लौट ही आए। सुना है तुम जख्मी हो गए थे। हाँ, एक एक्सीडेंट हो गया था। सुना है अपने एक साथी की जान बचाने की कोशिश की थी तुमने। जसवंत को खींच सी आ गई। तुम जानते हो मैं सीधा यहाँ क्यों आया हूँ। हिम्मत राव अनावश्यक रूप से सतर्क नजर आने लगा। किसी को उम्मीद नहीं थी कि तुम वापस आओगे। अच्छा, और ये भी सच नहीं है कि सीधे यहीं आए हो। अच्छा, कुछ देर तुम अपनी बोट पर रहे, वहाँ कुछ लोगों से मिले, फिर बोट हाउस के ऊपर अपने अपार्टमेंट में करुणा से बातें की, फिर जोसेफ डिसूजा से तुम मिले और तब यहाँ पहुँचे हो, ठीक है ना। तो मेरी गतिविधियों की पूरी जानकारी तुम्हें दे दी गई है। हिम्मत राव ने पीछे दीवार पर लटकता चाबियों का एक गुच्छा उतार लिया। और अब मेरा ख्याल है तुम हमारे खास हवालाती से मिलना चाहते हो। हाँ इंस्पेक्टर, लेकिन पहले सतीश के बारे में तुमसे सुनना चाहता हूँ ताकि सारा सिलसिला आसानी से समझ में आ सके। जसवंत सिंह रूखे स्वर में बोला। पैराडाइज में गैम्बलिंग रूम्स चलाने देने के अवेज में तुम मुझसे पैसा खाते थे, लेकिन अब समझता हूँ वो बात ख़त्म हो गई, ठीक है ना। मुझे याद नहीं आ रहा कि तुमने कभी कोई पैसा मुझे दिया था। अगर दिया भी था तो हाँ, वाकई बात ख़त्म हो गई। और जहाँ तक सतीश का सवाल है तो भाई बड़ी सीधी सी बात थी। तुम्हारा दोस्त डिसूजा की बीवी से दिल लगा बैठा, शराब और जुए में खुद को गड़ करने लगा। मिस्टर डिसूजा को उसकी हरकतें जरा भी पसंद नहीं आई और अपनी मौजूदा हालत के लिए सतीश खुद जिम्मेदार है। तुम डिसूजा को दोष क्यों देना चाहते हो? इस बारे में मैं अभी कुछ नहीं कहूँगा। तुम शुरू से ही सोच समझ कर कहने और करने वाले रहे हो। वैसे कंचनगढ़ में तुम कितने अरसे से हो? करीब 6 साल हो गए। पैराडाइज को बनाने में वाकई काफ़ी मेहनत की थी तुमने। हाँ, अब तुम उसे पूरा डिसूजा के हवाले करना चाहते हो? नहीं। हिम्मत राव चौबिया डेस्क पर फेंक कर हो करके हंसने लगा। तुम बेवकूफ़ हो जसवंत, तुम्हें इतना अच्छा मौका छोड़ना नहीं चाहिए। मैंने सुना है मिस्टर डिसूजा ने पैराडाइज में तुम्हारे हिस्से की बहुत बढ़िया ऑफ़र दी है। मेरे साथ तुम्हारा जो समझौता था वो बढ़िया और सही था, लेकिन अब डिसूजा तुम्हें उसके मुकाबले में कहीं ज़्यादा पैसा दे रहा है ताकि तुम इस असलियत से आंखें मूंदे रह सको कि ऑर्गेनाइजेशन तुम्हारे शहर में आकर इस पर कब्जा जमाने की तैयारी कर रही है। नशे में तो नहीं हो? क्या मतलब? मैं पैराडाइज में गया हूँ, वहाँ मुझे ऐसा कोई गलत काम नज़र नहीं आया जिसकी वजह से तुम ऐसा कुछ सोच रहे हो। तुम्हें नज़र आएगा भी नहीं। खैर, क्या डिसूजा की रकम ने तुम्हारी आंखों पर पट्टी जो बांध दी है? कितना पैसा दे रहा है वो तुम्हें? हिम्मत राव उठकर खड़ा हो गया। उसके नथुने फड़क रहे थे। तुम एक जिम्मेदार आदमी हो जसवंत, वो बोला, इसलिए सोच समझकर बातें मुंह से निकालो और बेहतर होगा अक्ल से काम लो। सुना तुमने? मत भूलो पैराडाइज में जो भी है, अच्छा या बुरा, उसमें आधा तुम्हारा भी है। उसने कुर्सी पीछे धकेली और डेस्क पर पड़ी चाबियां उठा ली। जाओ सतीश से मिल लो।
एक आदमी की हत्या की है उसने। हत्या के अपराध में मुकदमा चलाया जाने वाला है, समझे? किसकी हत्या की थी उसने? सोहन दास की। हत्या सतीश ने की थी? हाँ। क्या वाकई सोहन दास की हत्या की गई है? हाँ। शक है तुमको? मैंने सुना है उसकी लाश बरामद नहीं हुई। लाश की तलाश जारी है, हम उसे ढूंढ लेंगे। मुझे यकीन है अब जल्दी ही उसकी लाश मिल जाएगी। तुम्हारे दोस्त सतीश ने उसे मार डाला था क्योंकि सोहन दास ने उसे डिसूजा की पत्नी के साथ गलत काम करते हुए पकड़ लिया था। सतीश को ये बर्दाश्त नहीं हुआ और वो सोहन दास पर इस बुरी तरह पिल पड़ा कि उसकी जान ले ली। जाओ अंदर जाकर उससे बातें कर लो। हिम्मत राव ने चाबियों का गुच्छा उसकी ओर बढ़ाया। लो चाबियाँ, ले जाओ, मुझे भरोसा है तुम पर। जसवंत ने चाबियाँ लेने का कोई उपक्रम नहीं किया। भरोसा करने के लिए शुक्रिया। हिम्मत राव ने उसे घूरा। मतलब? तुम खुद ही दरवाज़ा खोलो। हो, चाबियाँ अपने पास ही रखो। मुझे उसके पास पहुँचाकर दरवाज़ा बाहर से लॉक कर देना। हिम्मत राव के चेहरे पर प्रकट हुए क्रोधपूर्ण भाव धीरे धीरे गायब हो गए। बड़े होशियार आदमी हो, बहुत ही ज़्यादा होशियार। शुक्रिया, आओ चलें। सतीश वर्मा अपनी कोठरी में दूर दीवार के पास खड़ा छोटी सी खिड़की से बाहर देख रहा था। अंदर बहुत ज़्यादा गर्मी थी। बाहरी कॉरिडोर की छत में बना ढक्कनदार झरोका, जो कि रोशनदान के तौर पर बनाया गया था, देखकर लगता था कि जब से बना है उसे एक बार भी खोला नहीं गया था। कोठरी में पहुंचकर हिम्मत राव द्वारा बाहर से दरवाज़ा लॉक कर दिए जाने के बाद जसवंत को अपने सारे शरीर से पसीना बहता महसूस हुआ। खिड़की के पास खड़ा सतीश उसकी ओर पलट गया। उसकी हालत देखकर जसवंत को झटका सा लगा। सतीश का खूबसूरत चेहरा पीला पड़ा हुआ था। इर्द गिर्द स्याह गोलाइयाँ उभर आईं, आंखों में चिंता थी। होठों पर हर वक्त मौजूद रहने वाली बेफिक्री भरी मुस्कान गायब हो चुकी थी। कुल मिलाकर वो उदास, परेशान और थका हारा नजर आ रहा था। जसवंत, तुम आ गए? वो बोला। करुणा ने बताया था तुम वापस आ रहे हो, लेकिन मुझे यकीन नहीं आया। और मुस्कुराने की कोशिश करते हुए उसने हाथ मिलाया। करुणा ने बताया था तुम्हारी टांग में काफ़ी चोट आई थी। हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सतीश ने अपनी कामती उंगलियां बालों में फिराईं। उसके होठों पर फीकी सी मुस्कुराहट थी। बैठो दोस्त, समझ में नहीं आता तुमसे क्या कहूँ। जसवंत ने चारों ओर निगाहें दौड़ाई। कोठरी ज़्यादा बड़ी नहीं थी। रोशनी के नाम पर मक्खियों की गंदगी से पुता छत में लगा एक बल्ब टिमटिमा रहा था। हवालात में अकेला सतीश था, बाकी कोठरियाँ खाली पड़ी थीं। अगर सतीश को वाकई हवालात से भागना पड़े तो ये बात फ़ायदेमंद साबित होनी थी। करुणा ने तुम्हें बता दिया होगा, सतीश ने कहा। उसका स्वर तनावपूर्ण था। मैंने कितनी बड़ी बेवकूफ़ी की थी, तुम समझ रहे हो? मैं वाकई डर गया था, इसलिए तुम्हारे साथ दगाबाजी कर बैठा। जसवंत मुस्कुराया। बेवकूफ़ी तो तुमने ज़रूर की, लेकिन डरपोक तुम नहीं हो। मारिया की मोहब्बत ने मुझे मजबूर कर दिया था, सतीश धीमे स्वर में बोला। मैं उससे बेपनाह मोहब्बत करता हूँ। मैंने पहली बार किसी लड़की से प्यार किया है, सच्चा प्यार। करुणा को इस बारे में इतना यकीन नहीं है। जानता हूँ, वो समझती है मारिया डिसूजा की हिदायतों पर अमल कर रही है, लेकिन ये उसका वहम है। मारिया ऐसी नहीं है। मुझे उस पर अपने प्यार पर पूरा भरोसा है। वो दगाबाज किस्म की औरत नहीं है। अपनी इस हालत के लिए मैं खुद ही जिम्मेदार हूँ। मैंने समझदारी से काम नहीं लिया। मेरा हर एक दाव पिटता चला गया। मैंने आनन फानन में ढेर सारा पैसा बनाने की कोशिश की थी और मेरी इस कोशिश ने मुझे डिसूजा के जाल में फंसा दिया। मैं जानता हूँ मेरी इस हरकत के लिए तुम कभी मुझे माफ़ नहीं करोगे। ये तो देर सबेर होना ही था सतीश। ऑर्गेनाइजेशन ने शुरू से ही पैराडाइज पर निगाहें गड़ाई हुई थी। सतीश कुछ नहीं बोला। जसवंत ने सिगरेट सुलगा कर पैकेट उसे दे दिया। पुलिस स्टेशन में खामोशी थी। हिम्मत राव के अलावा 4-5 पुलिसमैन ही जसवंत को नजर आए थे। वो सब अपने अपने काम में मसरूफ़ थे। सहसा भारी ऑफिस में टेलीफोन की घंटी बजने की आवाज़ सुनाई दी। लगातार 5 बार घंटी बजती रहने के बाद ही हिम्मत राव की हेलो कहने की आवाज़ सुनाई दी और फिर उसका स्वर बहुत ही धीमा हो गया। क्या हिम्मत राव बाहर कॉरिडोर में खड़ा उनकी बातें सुनता रहा था? जसवंत ने सोचा, फिर गहरी सांस लेकर बोला, जो हो गया सो हो गया। सवाल यह है कि अब इस बारे में क्या किया जाए। तुम मारिया से मिले थे? सतीश ने पूछा। हाँ, कुछ देर के लिए मिला था। उसने बताया कि तुम क्या करना चाहते हो। सतीश का चेहरा सफ़ेद पड़ गया, आंखों में भय झलकने लगा। मुझे यहाँ से भागना ही होगा जसवंत, वो धीमे तनावपूर्ण स्वर में बोला।
डिसूजा हाथ धोकर मेरे पीछे पड़ा है। उसे कांपते हाथों से चेहरे से पसीना पहुंचा। वो मेरी जान लेने वाला है। मुझे ठिकाने लगाए बगैर उसे चैन नहीं आएगा। मारिया से शादी करने के लिए उसने बहुत बड़ी कुर्बानी दी थी। मारिया को पत्नी के रूप में पाना उसकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा मकसद था। उसी मारिया को मैंने उससे छीन लिया है। जुए में हेरा फेरी कराकर मुझे ठगने और पैराडाइज में मेरे हिस्से को चालाकी से खरीदना तो उसके धंधे का एक हिस्सा था, लेकिन मारिया की उसके लिए इन सबसे ज़्यादा अहमियत है। मारिया को खुद से छीने जाना, बर्दाश्त कर पाना उसके लिए नामुमकिन है। इसलिए वो मुझे ख़त्म कर देना चाहता है। उसने मुझे हत्या के झूठे अपराध में फंसा दिया। क्या तुमने सोहनदास की हत्या की थी? पता नहीं। बेवकूफ़ों वाली बातें मत करो। किसी की जान लेना ऐसा काम नहीं होता कि पता ही ना चले। जानता हूँ, लेकिन इस बारे में जैसा कि हिम्मत राव कह रहा है, शायद वैसे ही हुआ हो सकता है। जब तुम उसे डॉक पर पड़ा छोड़कर आए तो वो मर चुका था? नहीं। बेहोश था? हाँ, यानी मरा नहीं था। नहीं, उसकी सांसें चल रही थी। और हिम्मत राव कहता है जब वो होश में आ रहा था तो पानी में गिरा और डूबकर मर गया। अब हो सकता है, लेकिन अगर मुझ पर फर्स्ट डिग्री मर्डर चार्ज साबित नहीं हुआ तो भी इस केस में थोड़ी बहुत सज़ा तो हो ही सकती है। पर मैं ऐसा होने देना नहीं चाहता, क्योंकि उस दौरान मारिया को उस दरिंदे के चंगुल में रहना पड़ेगा और मैं किसी भी कीमत पर मारिया की इतनी लंबी जुदाई बर्दाश्त नहीं कर सकता। यानी कि तुम यहाँ से भागने का पक्का फैसला कर चुके हो? हाँ, दरअसल डिसूजा को यकीन नहीं है इस केस में मुझे सज़ा हो ही जाएगी, जबकि वो यकीनी तौर पर मुझसे छुटकारा पाना चाहता है। आज ही रात में, मारिया ने बताया, सुबह इसी कोठरी में मेरी लाश पड़ी मिलेगी। उसके स्वर में कंपन था। उसकी निगाहें कोठरी के सलाखेदार दरवाजे पर जमी थी। मेरी हत्या करके उसे आत्महत्या का रूप दे दिया जाएगा, इसलिए मैंने आज रात कुछ भी खाने पीने से इनकार कर दिया है। मुझे डर है कि हिम्मत राव मेरे खाने में कोई ऐसी चीज़ ना मिला दे जिससे उसका काम आसान हो जाए। मसलन मसलन बेहोश करने वाली कोई चीज़, जिससे मैं बेहोश हो जाऊं और वो आसानी से मेरा गला दबाकर मेरी लाश को छत से लटका दे और बाद में ये प्रचार कर दे कि मैंने आत्महत्या की थी। ये बात सुनने में अजीब ज़रूर थी, लेकिन हिम्मत राव जैसे आदमी के लिए ये कर गुजरना बड़ी बात नहीं थी, खासतौर पर इसलिए कि उसकी पीठ पर ऑर्गेनाइजेशन का हाथ था। वे लोग अपनी साधन संपन्नता और पहुंच के जरिए इस काम को इसी ढंग से कामयाबी के साथ अंजाम दिला सकते थे। तुमने शायद नोट नहीं किया, आज रात यहाँ कोई चहल पहल भी नहीं है, सतीश कह रहा था। लगभग सभी पुलिसमैन शहर में ड्यूटी पर हैं। अफसरों में अकेला हिम्मत राव ही यहाँ मौजूद है। इस बात ने मेरे यकीन को पुख्ता कर दिया है। मुझे मारिया की सूचना पर पूरा यकीन है। काश तुम जल्दी वापस आ गए होते जसवंत। खैर, अब तुम मेरी मदद करोगे ना? हाँ, लेकिन तुम्हारी और मारिया की योजना? सिर्फ यही एक तरीका है दोस्त, सतीश बेचैनी से बोला। जोसेफ डिसूजा इस वक्त इस शहर का बेताज बादशाह है। पुलिस, कानून वगैरह सब उसने खरीद रखा है। तुम मारिया के साथ इस शहर से चले जाओगे? हाँ। कहाँ? दूर किसी भी शहर में, या फिर देश से बाहर? इस तरह कितने दिन छुपे रह सकोगे? मैं नहीं जानता, लेकिन इस तरह मारिया को अपने साथ तो रख सकूँगा। जोसेफ की परछाई भी नहीं पड़ने दूंगा उस पर। वो सब तो ठीक है, लेकिन तुम लोग भी चैन से नहीं रह सकोगे। तुम्हें बराबर भागते रहना पड़ेगा, न सिर्फ कानून से बल्कि जोसेफ और ऑर्गेनाइजेशन से भी। जोसेफ बाहर तुम्हें तलाश करता रहेगा और आखिर में तुम उसके हाथ में पड़ ही जाओगे। भाषण मत दो जसवंत, तुम मदद नहीं भी करोगे तो भी हम यही करेंगे। और अगर तुम चूक गए तो भी अंजाम उससे ज़्यादा बुरा नहीं होगा जो कि अब होने वाला है। तुम्हारे इन बातों से ये तो साबित हो गया कि तुम मारिया से बेहद मोहब्बत करते हो, और हालात को देखते हुए तुम्हारे अपने नज़रिए से तुम्हारा ये स्टेप भी सही हो सकता है। लेकिन मैं इस समस्या पर दूसरे पहलू पर सोच रहा हूँ, दूसरे तरीके से विचार कर रहा हूँ। इसका एक और समाधान भी हो सकता है। क्या? सोहनदास। क्या? तुम पर उसकी हत्या का इल्ज़ाम लगाया जा रहा है, लेकिन ना तो उसकी लाश बरामद हुई है और ना ही दूसरा कोई ऐसा ठोस सबूत मिला है जिससे साबित हो कि वो वाकई मर चुका है। इसलिए क्या इस बात की तगड़ी संभावना नहीं कि वो अभी भी जिंदा हो? हाँ, ऐसा तो हो सकता है।
अगर वो वाकई जिंदा है और हम उसे ढूंढ निकालते हैं तो उसकी हत्या का जो इल्ज़ाम तुम पर लगाया जा रहा है, कम से कम तुम उससे तो बरी हो जाओगे। तुम उसे कभी नहीं ढूंढ सकोगे, और अगर ढूंढ लिया तो बेकार के एक नामुमकिन काम को अंजाम देने की जिद कर रहे हो। कैसे? अगर सोहनदास वाकई जिंदा है और जोसेफ डिसूजा के आदेश पर कहीं छुपा रहकर मर चुका होने का नाटक कर रहा है, तो भी जाहिर है वो यहाँ से बहुत दूर कहीं होगा और तुम आसानी से उसका पता नहीं लगा सकोगे। मान लो तुम्हें कोई सॉलिड लीड मिल भी गई तो भी उस तक पहुँचने में काफ़ी वक्त लगेगा, और इतना वक्त हमारे पास नहीं है। जोसेफ मुझसे छुटकारा पाना चाहता है। तुम्हारे वापस लौट आने से इस मामले में डायनामाइट के पलीते में माचिस की जलती तीली लगाने का काम किया है। अब उसके लिए जल्दी से जल्दी मुझे ठिकाने लगाना है। ये उसके लिए बहुत ज़रूरी हो गया है। यहाँ कंचनगढ़ में उसके पैर जम चुके हैं। उसने अपनी अच्छी खासी इमेज भी बना ली है। अब उसे ये कतई बर्दाश्त नहीं होगा कि उसकी बीवी मारिया को लेकर लोग उसकी पीठ पीछे बातें बनाएं। इसलिए अब वो इस मामले को और ज़्यादा देर तक नहीं लटकाएगा। कल तक या तो मैं मर चुका हूँगा या फिर तुम यहाँ से कहीं और पहुँचा दिए जाओगे। तुम्हारी इस बात से सहमत मैं नहीं हूँ कि सोहनदास को कहीं दूर रखा गया होगा। क्यों? जोसेफ की इस सारी योजना में सोहनदास सबसे कमज़ोर कड़ी है। उसे जोसेफ ने ऐसी जगह रखा होगा जहाँ वो जब चाहे उस तक पहुँच सके। अब वो जगह मेरे विचार से इसी शहर में कहीं होनी चाहिए। हाँ, बेकार की बातें। इन बातों में वक्त ज़ाया कर रहे हो जसवंत, सतीश क्रोधित स्वर में बोला। इस असलियत की ओर तुम्हारा कोई ध्यान नहीं कि आज रात मेरी जान लेने वाले हैं वो लोग? जसवंत ने उसकी बात पर ध्यान न देकर पूछा। सोहनदास कंचनगढ़ में कहाँ रहता था? उस किस्म के आदमी को ठिकाना बनाने में देर नहीं लगा करती, सतीश असहाय भाव से हाथ मलता हुआ बोला। उसने करमपुरा में एक औरत के घर डेरा डाला हुआ था। औरत? कौन? सरोजाबाई। अब वो कहाँ है? पता नहीं। इस इलाके की बदनाम औरत है। उसका पता तो आसानी से चल जाएगा, लेकिन वो कुछ बताएगी नहीं। क्यों? ज़्यादा उम्मीद इस बात की है कि उसे नहीं पता होगा सोहनदास कहाँ है, बशर्ते कि वो जिंदा है। अगर सोहनदास जिंदा है, जसवंत बोला, तो जोसेफ डिसूजा अब उसे जिंदा नहीं रहने देगा। वो ज़रूर उसे मरवा देगा। तुम्हारी इन बातों में मेरी कोई दिलचस्पी नहीं है, सतीश झुंझलाकर बोला। करुणा ने जब बताया कि तुम वापस आ रहे हो तो मुझे तुमसे उम्मीद बंधी थी। मेरी बेवकूफ़ी थी, पागलपन था। मैं जानता हूँ तुम क्यों ये कहानी डाल रहे हो। तुम मेरी मदद नहीं करना चाहते, इसलिए तुम्हें कोई दोष भी मैं नहीं दे सकता। मैं पहले ही तुम्हारे लिए काफ़ी मुसीबतें खड़ी कर चुका हूँ। अब किसी नए पखड़ी में तुम इसलिए नहीं पड़ना चाहते कि अगर मुझे यहाँ से भगाने के चक्कर में मेरे साथ तुम भी पकड़े गए तो दोनों का ही बंटाधार हो जाएगा। इसका सारा फ़ायदा डिसूजा को होगा और तुम ये कभी नहीं चाहोगे। मैंने अभी कुछ तय नहीं किया है असल में, जसवंत बोला। आज रात 12 बजे मैंने मारिया से मिलना है। उसके बाद ही तय करूँगा कि क्या करना चाहिए। सतीश कोठरी के गंदे फर्श को ताक रहा था। तुम हौसला रखो, सब सही हो जाएगा। तसल्ली देने के लिए शुक्रिया। चलता हूँ, फिर मिलेंगे, अगर मैं जिंदा रहा तो। जसवंत ने कोठरी का सीखचों वाला दरवाज़ा खटखटाया और हिम्मत राव को आवाज़ लगाई। हिम्मत राव करीब 4 मिनट बाद आया। उसके मोटे चेहरे पर ऐसा कोई भाव नहीं था जिससे पता चले कि वो संदिग्ध था। उसने मुस्कुराते हुए ताला खोला और जसवंत के बाहर आने के बाद दरवाज़ा पुनः लॉक कर दिया। करमपुरा नदी के किनारे के पास पुराने खस्ता हाल मकानों और मछुआरों की झोपड़ी की बस्ती थी, जिसे स्थानीय प्रशासन स्लम एरिया घोषित कर चुका था। सरोजाबाई वाकई बदनाम औरत थी। जसवंत ने बस्ती के बाहर स्थित पेट्रोल पंप पर एक अटेंडेंट से उसके बारे में पूछा तो उसने रहस्यमय ढंग से मुस्कुराते हुए उसके घर का पता और रास्ता बता दिया। जसवंत उसके द्वारा बताया गया रास्ता मन ही मन दोहराता हुआ टेलीफोन बूथ में जा घुसा। उसे करुणा के कॉटेज में उसके प्राइवेट फ़ोन का नंबर डायल किया तो जवाब में दूसरी ओर बस घंटी ही बजती रही। बेचैनी सी महसूस करते जसवंत ने अपने बोट हाउस के ऊपर अपार्टमेंट में अपना नंबर डायल किया। इस दफ़ा घंटी बजते ही रिसीवर उठा लिया गया। करुणा? ओह जसवंत, मैं तुम्हारी फिक्र में सूख रही थी। कहाँ हो तुम? करमपुरा। लेकिन तुम मेरे अपार्टमेंट में क्या कर रही हो? तुम्हारा इंतज़ार? किस लिए? सोचा साथ में खाना खाते। मैं तो खाना खा चुका हूँ। तो फिर वहाँ नदी के तट पर क्या कर रहे हो? मैं सरोजाबाई से मिलना चाहता हूँ। हो, उस औरत से जिसके साथ सोहनदास रहता था? हाँ। तुम ठीक हो ना? हाँ,
मैंने सुना है तुम जोसेफ से मिले थे और तुमने उसका ऑफ़र ठुकरा दिया। तुम्हें किसने बताया? मारिया। उन लोगों ने तुम्हें कोई परेशान तो नहीं किया? नहीं, लेकिन वो तुम्हारे बारे में फ़िक्रमंद है। अगर मेरी किस्मत ने साथ दिया तो उन्हें और भी ज़्यादा फ़िक्र करनी पड़ेगी। तुम वहीं रहना जब तक मैं वापस ना आ जाऊँ। ठीक है। मैं सतीश और मारिया से भी मिला था। किसी नतीजे पर पहुँचे? मुझे उनकी बातों पर यकीन है, जसवंत ने कहा। तुम वहीं रहना, मैं 1 घंटे तक पहुँच जाऊँगा। वो संबंध विच्छेद करके बूथ से निकला और वैगन में सवार होकर बस्ती की ओर ड्राइव करने लगा। सरोजाबाई बस्ती के दूसरे सिरे पर अलग थलग से बने खस्ता हाल मकान में रहती थी। वहाँ से थोड़ा आगे जाकर दूर दूर तक दलदल था। मकान के अंदर रोशनी थी। जसवंत वैगन पार्क करके नीचे उतरा। उसने दरवाजे पर दस्तक दी। अंदर एक लाइट बुझी और फिर जल गई। काठ के उस बंगले नुमा मकान के प्रवेश द्वार से कान सटाए खड़े जसवंत को लगा कि अंदर किसी आदमी के बड़बड़ाने की आवाज़ सुनी थी। फिर मकान के पिछवाड़े किसी जानवर की घुटी सी चीख सुनाई दी। जसवंत का हाथ स्वयं भी होल्स्टर में रखे अपने रिवॉल्वर के दस्ते पर चला गया। मकान से परे साए में एक धूल भरी पुरानी स्टैंडर्ड खड़ी थी, जिसे गली से गुजरकर वो वहाँ तक पहुँचा था। सुनसान थी। उसने पुनः दस्तक दी। अंदर जनाना सैंडल्स की खटखट की आवाज़ हुई, जो प्रवेश द्वार के दूसरी ओर जा रुकी। फिर स्त्री स्वर में पूछा गया, कौन है? सरोजाबाई, जसवंत ने कहा। कौन है? दरवाज़ा खोलो, मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। मैं मसरूफ़ हूँ, दफ़ा हो जाओ। जसवंत ने जंग खाई डोर नॉब पर हाथ रखा और खस्ता हालत दरवाजे पर कंधे से जोरदार प्रहार किया। लॉक टूट गया। दरवाज़ा भड़ाक से पीछे खड़ी औरत से जा टकराया। वो लड़खड़ाती हुई पीछे हट गई। जसवंत अंदर आ गया। पुराने गंदे खटिया फर्नीचर और मैले पर्दों से होते हुए उसकी निगाह 2 अन्य खुले दरवाज़ों पर पड़ी। वो मकान के पृष्ठभाग में 2 अन्य कमरों में खुलते थे और वहाँ अंधेरा था। घटिया विस्की की एक बोतल फर्श पर लुढ़क रही थी। ढक्कन खुला होने की वजह से विस्की बाहर निकल रही थी। जसवंत ने एड़ी मार कर दरवाज़ा पुनः बंद कर दिया। सरोजाबाई कोई उम्र में 25 से 1 साल थी। 2-3 साल पहले तक वो यकीनन बहुत खूबसूरत रही होगी। उसकी हालत और घर का माहौल बता रहे थे कि उसे काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा था। शायद इसलिए उसकी जवानी वक्त से पहले ही ढलने लगी थी। उसका चेहरा कठोर और धूर्ततापूर्ण, आंखों में गुस्सा झलक रहा था। दफ़ा हो जाओ यहाँ से, वो धीमे मगर कड़े स्वर में बोली। मैं पेशा ज़रूर करती हूँ, लेकिन इस तरह से नहीं। मैं तुमसे सिर्फ बात करना चाहता हूँ, लेकिन मैं कोई बात नहीं करना चाहती। तुम ताला तोड़कर अंदर आए हो। दफ़ा हो यहाँ से, वरना पुलिस को बुला लूँगी। एक अंधेरे कमरे में बहुत ही हल्की सी आहट सुनाई दी, मानो कोई दबे पांव चलने की कोशिश कर रहा था। जसवंत ने विस्की की बोतल उठाकर मेज़ पर रख दी। वहाँ पहले से ही रखे 2 गिलासों में मौजूद विस्की की बूंदों से जाहिर था कि उन्हें इस्तेमाल किया जा रहा था। मैल और चिकनाई से भरा एक हैट भी कुर्सी पर पड़ा था। कोने में रखे 2-in-1 के ऊपर दीवार पर एक फ़ोटो लगी हुई थी। जसवंत ने गौर से देखा तो पहचान गया। फ़ोटो उसी आदमी की थी जिसे उसने लंबू और ठिकने की फिशिंग बोर्ड पर देखा था, जो नशे में धुत था और बोतल हाथ में लिए लड़खड़ा रहा था, और जिसे लंबू और ठिकना घसीट कर नीचे ले गए थे। उसने सरोजबाई की ओर देखा। मेरा नाम जसवंत राणा है। सरोजबाई के प्रतिक्रियाहीन चेहरे से जाहिर था कि इस नाम का कोई अर्थ उसके लिए तो नहीं था। हाँ तो मैं सोहनदास के बारे में तुमसे बात करना चाहता हूँ। जहन्नुम में जाओ तो। ये कहते हुए वो पिछले दरवाज़ों में से एक की ओर पीछे हटने लगी। देखो, मैं उसकी मदद करने आया हूँ। वो बड़ी भारी मुसीबत में है। सोहनदास तो मर चुका है। तुम झूठ बोल रही हो। वो जिंदा है और यहीं मौजूद है। आज शाम वो छुपने के लिए यहीं आया था। क्या नाम बताया था तुमने अपना? जसवंत राणा। मैं पैराडाइज में आधा हिस्से का मालिक हूँ। तुम्हारे पार्टनर ने ही सोहन को मार डाला है। वो फुसफुसाई। उसकी आंखें सुकड़ गई थी। अब तुम जा सकते हो, भाग जाओ। मैं पहले इस कमरे की तलाशी लूँगा। नहीं। सरोजाबाई जीन्स और शर्ट पहने थी। उसके दोनों हाथ जीन्स की जेबों में थे। इससे पहले कि जसवंत आगे बढ़ता, उसके दोनों हाथ जेबों से बाहर आ गए। उसके दाएं हाथ में चाकू था। उसने खटका दबाकर चाकू खोला और वार करने की मुद्रा में तानी सधे कदमों में आगे बढ़ी। उसके रंग ढंग से जाहिर था कि चाकूबाजी उसके लिए नई चीज़ नहीं थी। जसवंत यूं ही खड़ा रहा। वो पूर्णतया सतर्क था। बेहतर यही होगा कि तुम कोई बेवकूफ़ी ना दिखाओ, वो बोला। सरोजाबाई ने खामोशी से आगे बढ़ना जारी रखा। उसके हाथ में तने चाकू का फल रोशनी में चमक रहा था। अचानक उसके गले में गुरहिट निकली और उसने वार कर दिया।
जसवंत ने ऐन वक्त पर एक और उछलकर खुद को बचा लिया। पूरी चुस्ती फुर्ती दिखाने के बावजूद चाकू की नोक ने उसके आस्तीन चीर डाली थी। उसने सरोजाबाई की कलाई पकड़ी और फौरन जोर से उमेट दी। छोड़ो, छोड़ दो मुझे। जसवंत ने उसकी कलाई पर और ज़्यादा दबाव बढ़ाते हुए जोर से झटका दिया। चाकू हाथ से छूटकर फर्श पर जा गिरा। जसवंत ने सरोजाबाई को जोर से पीछे धकेल दिया। वो दीवार से टकराती हुई नीचे जा गिरी। जसवंत ने चाकू उठाया, उसका फल पकड़कर दस्ते को जोर से मेज़ के सिरे पे मारा। दस्ता टूटकर अलग हो गया। नीचे पड़ी सरोजाबाई खा जाने के भाव से उसे घूर रही थी। अब चुपचाप पड़ी रहना, जसवंत ने कहा। वो पिछले कमरे की ओर बढ़ा। तभी भागते कदमों और फिर दरवाज़ा खोलने की आवाज़ें सुनाई दी। जसवंत ने गन निकाल कर दौड़ता हुआ कमरे में पहुंचा। पिछले दरवाजे के पास एक पतली दुबली सी मानव आकृति खड़ी दिखाई दी। चांद की रोशनी में वो परिचित सा प्रतीत हुआ। सोहन! आदमी पलट कर भागा। जसवंत ने उसके सर के ऊपर से एक गोली चला दी। भागने वाला लड़खड़ाया और औंधे मुंह कीचड़ में जा गिरा। जसवंत तेजी से उसकी ओर दौड़ा। वो आदमी हाथों और घुटनों के बल उठकर पुनः खड़ा होने वाला था कि जसवंत ने गन उसके पास लेकर उसके पास पहुंच गया। मत मारो, मुझे मत मारो। तुम सोहनदास हो? हाँ, तुम वही हो ना जो आज दिन में मोटर बोट पर थे? चांदनी में जसवंत ने पहचाना वो वही आदमी था जिसे उसने फिशिंग बोट पर देखा था और जिसकी वहाँ मौजूदगी ने रुस्तम को एकदम से घबरा दिया था। उसके जिस्म पर अभी भी वही लिबास था। उसकी आंखें आतंक से फटी जा रही थी। उसने अपने हाथ यूं आगे फैलाए हुए थे कि मानो उन्हें गन के मुकाबले में ढाल की तरह इस्तेमाल करना चाहता था। जसवंत ने राहत की सांस ली। तो तुम मरे नहीं, जिंदा और सही सलामत हो। तुमको यहाँ किसने भेजा? सोहनदास मिमियाता सा हकलाते हुए बोला। जोसेफ ने। क्या उसने अपना कोई आदमी यहाँ भेजना था? सोहनदास ने अपने होठों पर जीभ फहराई। देखो, मुझे मारना मत। मैं शहर से जा रहा हूँ। यकीन करो, मैं वादा करता हूँ मैं यहाँ नहीं रहूँगा। सरोजा सलीमपुर तक मुझे अपनी कार में लिफ्ट दे देगी। तुम्हारे आने से पहले हम इसी बारे में बात कर रहे थे। सलीमपुर से प्लेन पकड़कर मैं आसाम चला जाऊँगा और दोबारा कभी भी यहाँ नहीं आऊँगा। मैं कोई फसाद नहीं करूँगा, मैं सच कहता हूँ। जसवंत ने मकान की दिशा में देखा। सरोजाबाई उसे नज़र नहीं आई। वो इस ढंग से खड़ा हो गया कि मकान पर भी निगाहें जमाए रख सके। कई सेकंड इंतज़ार के बाद भी सरोजाबाई नज़र नहीं आई तो वो पुनः सोहनदास से मुखातिब हो गया। आज दिन में तुम बोर्ड पर क्या कर रहे थे? उन्होंने मुझे वहीं रखा हुआ था, कैदी की तरह। सोहनदास का स्वर अब धीरे धीरे सामान्य होता जा रहा था। उसकी आंखों में आतंक के स्थान पर नई आशा की चमक थी। तुमने अपना नाम वो जसवंत राणा बताया था ना? हाँ, तुम वही हो। हाँ, जिसके बारे में उन्होंने सुना था कि तुम वापस आ रहे हो, और ये सुनकर उनको तगड़ा शौक लगा था। तुम्हारे वापस आने की कोई उम्मीद उन्हें नहीं थी। दोस्त, तुमने उन्हें बुरी तरह से बौखला दिया है। तुम जोसेफ के कहने पर छुपे रहकर मर चुके होने का नाटक कर रहे थे? हाँ हाँ। इसके बदले में उन्होंने तुम्हें मोटी रकम दी थी। वादा तो मोटी रकम देने का ही किया था, लेकिन अभी दी नहीं। नहीं, तुम उसी रकम को लेने के लिए उस पर दबाव डाल रहे थे। हाँ, देखो, जोसेफ ने मेरे साथ जो समझौता किया था ना, उससे ऐसा नहीं लगता था कि मुझे सतीश वर्मा को हत्या के अपराध में फंसाना था। अगर मुझे पता होता ना कि उनका इरादा ये करने का है तो मैं कभी तैयार नहीं होना था। मैं सिर्फ इसलिए तैयार हो गया था कि मुझे बताया गया था कि सतीश वर्मा को कुछ दिनों के लिए अंदर कराना चाहते हैं। सही माने में उसे कोई भारी नुकसान पहुंचाने का इरादा मुझे बिल्कुल नहीं था। तुम मेरी बात पर यकीन करो। और तुम इस झांसे में आ गए थे। धीरे धीरे सोहनदास सामान्य हो चुका था। अब उसके चेहरे पर धूर्ततापूर्ण भाव नजर आ रहे थे। हाँ, तुम्हें जोसेफ डिसूजा ने नहीं भेजा है? तुम्हारा क्या ख्याल है? मैं तो हर वक्त नशे में धुत रहने का नाटक करता रहा हूँ ताकि वो समझे कि मुझसे कोई खतरा उन्हें नहीं है और वो मेरी ओर से बेफिक्र हो जाए। आज जब वो मोटर बोट पर तुम्हारे सीने पर जा चढ़े तो मैं समझ गया कि मेरा भी वक्त दूर नहीं रह गया। जोसेफ अब मुझे भी ठिकाने लगाना चाहता है। वो मुझे ख़त्म कर देना चाहता है। इसलिए मैं फ़िशिंग बोट से चुपचाप खिसक कर यहाँ आ गया। सरोजा ने मुझे यकीन दिलाया कि वो मेरा पूरा ध्यान रखेगी और मेरा साथ देगी, लेकिन मुझे पैसा चाहिए ना। इससे पहले कि जोसेफ मेरी जान ले ले, मैं यहाँ से बहुत दूर चला जाना चाहता हूँ। जसवंत ने गौर से उसे देखा। उसके चेहरे पर लालच मिश्रित धूर्ततापूर्ण भाव थे, लेकिन वो सच बोलता नजर आ रहा था। चंद पल पहले जब वो उससे डरा हुआ लग रहा था,
लेकिन जब उसे यकीन हो गया कि जसवंत नकली हत्या के नाटक को असलियत में बदलने आया है, जोसेफ का गनमैन नहीं है, तो अब वो सामान्य हो गया। जसवंत खामोश खड़ा सोच रहा था कि इस संयोग को अपने फ़ायदे के लिए कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है। भाग्यवश सोहनदास से इस तरह हुई मुलाकात का वो भरपूर फ़ायदा उठाना चाहता था। उसने मन ही मन कुछ तय करते हुए रिवॉल्वर हिलाई। ऊपर उठो। सोहनदास काँप गया। सुनो, मेरी बात सुनो, तुम्हें मेरी ज़रूरत है। सतीश जेल में है, वो लोग उससे छुटकारा पाना चाहते हैं। ये तुम कैसे जानते हो? मैंने रुस्तम को इस बारे में बात करते सुना था। सतीश ने जोसेफ की पत्नी को बहका लिया है ना, इसलिए जोसेफ उसे जिंदा नहीं रहने देगा। पिछले दरवाजे से आती रोशनी की एक चौड़ी पट्टी सोहनदास के ऊपर पड़ रही थी। उसका चेहरा पसीने से तर था। जसवंत सोचने पर मजबूर हो गया था कि क्या सरोजाबाई किसी अंधेरी खिड़की के पास खड़ी उधर ही देख रही थी। मकान की ओर से किसी प्रकार की आहट ना पाकर वो परेशानी सी महसूस कर रहा था। उठो, अंदर मकान में चलो। तुम्हें मेरी ज़रूरत है जसवंत, हम आपस में समझौता कर सकते हैं। जसवंत पर इस समय सरोजाबाई की चिंता सवार थी। सरोजाबाई, उसने हाँक लगाई। आशा के विपरीत मकान से कोई जवाब नहीं मिला। सोहनदास धीरे धीरे उठकर खड़ा हो गया। उसके कपड़ों पर कीचड़ लग गई थी। वो मकान की ओर चल दिया। जसवंत ने भी उसका अनुकरण किया। वो दोनों अंदर गए। सरोजाबाई वहाँ नहीं थी। प्रवेश द्वार खुला पड़ा था। तुम्हें सरोजाबाई पर पूरा भरोसा है? जसवंत ने पूछा। हाँ, मैं उससे प्यार करता हूँ, वो भी मुझसे प्यार करती है। पैसे से भी ज़्यादा? क्या क्या मतलब है तुम्हारा? जोसेफ ने उसे खरीद लिया हो सकता है। बहुत मुमकिन है उसने जानबूझकर तुम्हें यहाँ उलझाए रखा था ताकि रुस्तम आज रात में तुम्हें शूट कर दे। सोहनदास पुनः भयभीत नजर आ रहा था। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। सुनो, मैं तुम्हें सब साफ साफ बताता हूँ। मैं सलीमपुर में रहता हूँ। पेशे से हालांकि प्राइवेट डिटेक्टिव हूँ, लेकिन मेरा धंधा सिर्फ उतना ही चलता है कि मैं मुश्किल से गुजारा कर पाता हूँ, वो भी ऑर्गेनाइजेशन की मेहरबानी से। वो लोग मुझे छोटे मोटे काम दे दिया करते हैं। जोसेफ ने अपनी बीवी को वॉच करने के लिए मुझे एंगेज किया था। मैंने सही ढंग से वो काम अंजाम दिया था, लेकिन जोसेफ के सामने पक्का सबूत पेश करने के चक्कर में मारिया और सतीश के एक साथ फ़ोटो खींचने की कोशिश करी मैंने, और मैं ये बेवकूफ़ी कर बैठा, और इसी चक्कर में सतीश के हाथों मुझे तगड़ी मार खानी पड़ी। सतीश इतने गुस्से में था कि मेरी जान ही ले लेता, लेकिन मारिया ने बड़ी मुश्किल से उसे शांत करवाया और वहाँ से चली गई उसे लेकर। और फिर रस्तम वहाँ पहुँचा और मुझे फिशिंग बोट में छुपा दिया। उसने वादा किया था अगर मैं चुपचाप वहीं पड़ा रहूँगा, छुपा रहूँगा, तो मुझे 30,000 रुपये देगा। एक मुश्त इतनी बड़ी रकम पाने का लालच आ गया। मैं उसकी बात मान गया। उसके स्वर में कड़वाहट थी, लेकिन 30,000 तो दूर, उससे मुझे 300 रुपये भी नहीं मिले। जसवंत को यकीन हो गया जोसेफ नकली हत्या के नाटक को अब असलियत में बदलना चाहता था, और इस मामले में मक्कार, लालची और भयभीत सोहनदास से उसे कोई हमदर्दी नहीं थी। वो बस उसे अपने मतलब के लिए इस्तेमाल करना चाहता था। तो मेरे साथ चलोगे? कहाँ? पुलिस स्टेशन, इंस्पेक्टर हिम्मतराव के पास। किस लिए? वहाँ पहुँचकर हम प्रेस के कुछ लोगों को बुलाएंगे। नहीं नहीं, मैं ऐसे नहीं कर सकता। वो लोग मुझे मार डालेंगे। पुलिस उनकी मुट्ठी में है। अगर तुम एक बार अखबार वालों के सामने बयान दे दोगे और ये बात अखबार में छप जाएगी तो कोई तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। प्रेस के जरिए तुम्हारी सुरक्षा का पूरा प्रबंध कर दिया जाएगा। नहीं नहीं, जोसेफ मुझे मरवा डालेगा। वो तो अब भी तुम्हें मरवाने वाला है। नहीं नहीं, मैं नहीं जाऊँगा। इंस्पेक्टर हिम्मतराव, नहीं, इस तरह तो मैं सुबह तक भी जिंदा नहीं रहूँगा। तुम शायद नहीं जानते, हिम्मतराव पुलिस की नहीं, उन लोगों की नौकरी करता है। जोसेफ ये सुनते ही आसमान सर पर उठा लेगा। यही तो मैं भी चाहता हूँ वो ऐसा करे। जसवंत ने कहकर रिवॉल्वर से संकेत किया। चलो अब। सुनो, सोहनदास मनी सी आवाज़ में बोला। मैं तुम्हें अपने दस्तखतशुदा बयान दे देता हूँ, और उसे तुम पुलिस और प्रेस को दे सकते हो। बदले में मुझे कुछ घंटों की मोहलत दे देना ताकि मैं सलीमपुर जाकर प्लेन पकड़ सकूँ। सरोजाबाई के अचानक गायब हो जाने को लेकर जसवंत को चिंता प्रति पर बढ़ती जा रही थी। नहीं, मैं सबके सामने तुम्हें जिंदा पेश करना चाहता हूँ। चलो अब। मैं तो कुआं खाई के बीच फंस कर रह गया। मुझे ब्रेक दे दो प्लीज़। तुम्हें ब्रेक ही दे रहा हूँ, जिंदा रहने का एक मौका। और सुनो, भागने की कोशिश बिल्कुल मत करना। अगर ऐसा करोगे तो तुम्हारी जान तो मैं नहीं लूँगा, लेकिन तुम्हारे घुटनों में गोली मारकर तुम्हें ज़िंदगी भर के लिए अपाहिज ज़रूर कर दूँगा। ठीक है, सोहनदास मरीज से आवाज़ में बोला। चलता हूँ तुम्हारे साथ।
वो पलटा और प्रवेश द्वार से बाहर आ गया। जसवंत उससे चंद एक फुट पीछे था। अचानक गली के दूसरी ओर अंधेरे में एक पेड़ के पीछे से एक शोला लपका और साथ ही फायर की आवाज़ गूंज गई। गोली सोहनदास को आ लगी। वो चीखा, लेकिन उसकी चीख दूसरे फायर की आवाज़ में दब गई। वो लड़खड़ाया और फिर नीचे जा गिरा। पहली गोली उसके पेट को फाड़ती हुई गुजर गई और दूसरी गोली उसके चेहरे से आ टकराई। उसका शरीर एक बार तड़पा और फिर शांत हो गया। फायर की आवाज़ सुनते ही जसवंत ने स्वयं को नीचे गिरा दिया था। वो अंधेरे में नदी के किनारे की ओर देख रहा था। नदी में एक मोटर बोट नजर आ रही थी। वहाँ चांद की धीमी रोशनी में बोट की निकल पॉलिश और पीतल की फिटिंग्स चमक रही थी। उसे एक आदमी और एक औरत की मानव आकृतियाँ बोट में सवार होती दिखाई दी। उसने वहीं पड़े पड़े 2 बार फायर की और फिर उठकर दौड़ा। बोट का इंजन स्टार्ट हुआ। वो पानी की सतह पर दौड़ने लगी। वहाँ खुली जगह पर चांद की पूरी रोशनी पड़ रही थी। उसने बोट में सवार आदमी और औरत को साफ पहचाना। वो रुस्तम और सरोजाबाई थे। जसवंत का अनुमान सही साबित हो गया। उस स्थान पर सोहनदास के लिए मौत का जाल फैलाया हुआ था और सोहनदास ने उसमें फंसकर आखिरकार अपनी जान गंवाई दी। जसवंत ने 2 फायर और किए, लेकिन बोट उसके रिवॉल्वर की फायरिंग रेंज से बाहर जा चुकी थी। जवाब में रुस्तम की राइफल से फायर हुआ। गोली जसवंत के पास से होकर गुजर गई। वो तुरंत नीचे बैठ गया। दोबारा जब उसने सामने देखा तो बोट दूर जा चुकी थी। जसवंत उठकर सोहनदास के पास पहुंचा। वो खून के तालाब में औंधा पड़ा था। उसकी हालत से जाहिर था कि वो मर चुका था। सहसा जसवंत को स्थिति की गंभीरता का एहसास हुआ और वो सर से पांव तक कांप गया। सोहनदास अब वाकई मर चुका था और इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था कि सतीश पर उसकी हत्या का जो इल्ज़ाम शुरू में लगाया गया था उससे वो बरी हो जाएगा। जसवंत का मुंह सूख गया और सारे शरीर से पसीना फूट निकला। इंस्पेक्टर हिम्मत राव जोसेफ का आदमी था। उसने जसवंत की इस बात पर कि सोहनदास को रुस्तम ने शूट किया था यकीन करना तो दूर रहा, इसे ठीक से सुनना तक भी गवारा नहीं किया। बड़े ही सुनियोजित ढंग से जाल फैलाया गया और बड़े ही सफाई के साथ उसे उसमें फंसा दिया गया। अब हवालात में सतीश की जगह उसने लेनी थी और इस दफ़ा हत्या के अपराध को उस पर पूरी तरह थोप देने के लिए गोलियों से झरोके खुली लाश भी मौजूद थी। मारिया ने जो कहा था वो सब सही था। उसने सोचा उस पर शक करने की कोई गुंजाइश नहीं थी। आज रात हवालात में सतीश की हत्या कर दी जाएगी और उसकी हत्या को आत्महत्या का जामा पहना दिया जाएगा और उसकी जगह वो खुद हत्या के अपराध में फंस कर रह जाएगा। हिम्मत राव सरोजाबाई की मदद से उसे आसानी से हत्यारा साबित भी कर देगा। जसवंत पलट कर दौड़ पड़ा। बीच वैगन के दरवाजे का सहारा लिए खड़ा जसवंत बुरी तरह हाफ रहा था। बोट का अब कोई चिन्ह नजर नहीं आ रहा था, नहीं उसके इंजन की आवाज़ सुनाई दे रही थी। सहसा जसवंत के मन में एक नया संदेह उभरा। रुस्तम वापस आकर सोहनदास के साथ साथ उसे भी तो ख़त्म कर देना चाहता होगा। उसने पल भर सोचा और फिर तेजी से वापस मकान की ओर बढ़ गया। वो सोहनदास की लाश को छुपाकर उसे छुटकारा पाने का फैसला कर चुका था। उसकी बाईं टांग में पुनः दर्द होना शुरू हो गया था। उसे लाश को उठाकर कंधे पर लाद लिया। मरने के बाद सोहनदास आश्चर्यजनक रूप से भारी हो गया था। ज़मीन पर खून फैला हुआ था, लेकिन इस बारे में कुछ नहीं किया जा सकता था। वो मुश्किल से 2 कदम ही आगे बढ़ा था कि पुराने काठ की गली हुई एक सीढ़ी ज़्यादा भार न सह पाने के कारण टूट गई। जसवंत बुरी तरह लड़खड़ाया। लाश कंधे से नीचे जा गिरी और उसकी टांग टूटे काठ के बीच में फंस गई। पहले ही दर्द करती टांग में असहनीय पीड़ा होने लगी। उसने बड़ी मुश्किल से अपनी टांग बाहर निकाली। उसके लिए एक एक पल कीमती था। मजबूरन उसे कुछ देर दर्द कम होने का इंतज़ार करना पड़ा। लाश जहाँ गिरी थी वहाँ कीचड़ थी। उसे दोबारा उठाकर कंधे पर लादने की बजाय जसवंत ने उसे घसीट कर अपनी वैगन तक ले जाने का निश्चय किया। बीच वैगन करीब 50 गज दूर खड़ी थी। तभी सायरन की आवाज़ उसके कानों में पड़ी। आवाज़ तेजी से नज़दीक आती नज़र आती जा रही थी। साफ था रुस्तम ने पुलिस को वहाँ भेजने में ज़रा भी वक्त बर्बाद नहीं किया। अब लाश को घसीट कर वैगन तक भी नहीं ले जाया जा सकता था। सायरन की आवाज़ प्रति पल तेज़ और निकट होती जा रही थी। जसवंत की टांग में दर्द काफ़ी कम हो गया था। अंधेरे में डूबे खड़े मकान में खामोशी थी। जसवंत की निगाहें आसपास किसी मुनासिब जगह को खोज रही थी। जल्दी ही ऐसी जगह उसे नज़र आ गई। मकान की बगल में घनी झाड़ियाँ थीं। वो लाश को उधर ही घसीटने लगा। झाड़ियों के बीच में करीब 5 फुट गहरा और उतना ही लंबा गड्ढा था। उसने लाश उसी गड्ढे में डाल दी। वो पुनः बुरी तरह हांफने लगा था और दर्द के साथ भारी थकान भी महसूस कर रहा था, लेकिन इसकी परवाह न करके वो लंगड़ाता हुआ अपनी वैगन की ओर दौड़ गया। वो गली सरोजाबाई के मकान पर ही ख़त्म नहीं हो रही थी।
एक अन्य खाली पड़े और टूटे फूटे मकान के बगल से जाने के बाद वो पुनः उसी सड़क से जा मिलती थी जो करमपुरा जाती थी। सायरन की आवाज़ अब काफ़ी निकट आ गई थी और तेज़ी से आती कार के हेडलाइट्स की रोशनी भी नजर आने लगी थी। जसवंत ने वैगन में सवार होकर हेडलाइट्स ऑन किए और हेडलाइट्स ऑन किए बगैर इंजन स्टार्ट किया और उसी तरह ड्राइव करता हुआ विपरीत दिशा में घनी झाड़ी के आड़ में पहुंच गया। चंद सेकंड पश्चात जो कार गली में प्रकट हुई थी वो पुलिस कार थी और अगली सीट पर ड्राइवर की बगल में इंस्पेक्टर हिम्मत राव मौजूद था। कार तेजी से सरोजाबाई के मकान की ओर दौड़ गई। जसवंत की वैगन का इंजन चालू था। उसे गियर फंसाया और वैगन विपरीत दिशा में आगे बढ़ा दी। मुश्किल से 5 मिनट बाद वो उस इलाके के इकलौती बार के पार्किंग लॉट में 3 अन्य कारों के पीछे वैगन पार्क कर रहा था। यहाँ रुकना उसकी मजबूरी थी। अचानक बदल गए हालात में उसका करुणा से फ़ौरन बातें करना बहुत ज़रूरी हो गया था और उसकी जानकारी में उस पेट्रोल पंप के अलावा जहाँ आती बार रुककर सरोजाबाई के बारे में पूछा था, सिर्फ इस बार में ही पब्लिक टेलीफोन की सुविधा उपलब्ध थी। उसने अपनी जैकेट, जिस पर खून और कीचड़ के दाग लगे थे, उतार कर सीट के नीचे डाल दी और अपनी रिवॉल्वर भी हॉलिस्टर समेत उतार कर वहीं डाल दी। पैंट और जूतों पर भी जगह जगह कीचड़ लगी थी, लेकिन इस बारे में अब कुछ नहीं किया जा सकता था। वो नीचे उतरा और वैगन लॉक करके बार में दाखिल हो गया। बार में खासा रश था, लेकिन उसकी ओर किसी ने ध्यान नहीं दिया। वो पिछली तरफ बने टेलीफोन बूथ में जा घुसा। उसने करुणा से संबंध स्थापित किया। मैं जसवंत बोल रहा हूँ, तुम अकेली हो? हाँ, क्या बात है? मुसीबत है, बड़ी भारी। मैंने सोहन दास को ढूंढ लिया था। ओह नहीं, जब मैं उससे मिला था तो वो जिंदा था, लेकिन अब वो मर गया। रुस्तम ने उसे शूट कर दिया। रुस्तम ने? हाँ, मैं यकीनी तौर पर जानता हूँ, मगर हिम्मत राव मुझे ढूंढ रहा है इस सिलसिले में। क्या? जसवंत ने नोट किया, अचानक बार में शोर कम हो गया है। उसने देखा प्रवेश द्वार से तगड़े आदमी के साथ एक औरत भीतर दाखिल हुई थी और उसकी ओर से पीठ के काउंटर के दूसरे सिरे पर खड़ी हो गई। लाइन पर गहरी सांसें लेने की आवाज़ सुनाई दे रही थी। करुणा? वो बोला। हाँ जसवंत, मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकती हूँ? सतीश की हवालात से भागने की योजना के बारे में तुम जानती हो? नहीं, तो सुनो। मैंने 12 बजे पुराने अस्तबल के पीछे मारिया से मिलना है। वो सतीश की योजना के बारे में मुझे बताने वाली है। तुम उससे मिलो, लेकिन ध्यान रखना तुम्हें उससे बातें करते कोई देखने ना पाए, किसी को इस बारे में आप कुछ पता ना चल पाए। मारिया से मिलने के बाद मैंने क्या करना है? उसे अपने साथ ले लेना, अपनी कार इस्तेमाल करना और सावधानी रहना कि तुम दोनों को पैराडाइज से निकलते कोई देखने ना पाए, क्योंकि तुम्हें इसमें इन्वॉल्व करना मैं नहीं चाहता। मैं तो पहले ही तुम्हारे और सतीश के साथ इन्वॉल्व हो चुकी हूँ। ठीक है, अब वो बोला। अब गौर से सुनो। तुमने कुछ चीज़ें लानी है। एक टॉर्च, आधा इंच मोटा और करीब 30 फुट लंबा नायलॉन का रस्सा, लोहे का हुक और लोहे की छड़। ये सारी चीज़ें मेरी बोट में तुम्हें मिल जाएंगी। मेरे अपार्टमेंट से मेरे एक जोड़ी कपड़े भी लेती आना, और ध्यान रहे कपड़े गहरे रंग के होने चाहिए। समझ गए? हाँ। तुम ठीक तो हो ना करुणा? हाँ हाँ, मैं ठीक हूँ। हम मिलेंगे कहाँ? पुलिस स्टेशन के सामने मालवाहक नावों में सामान लादने उतारने वाला जो घाट है, उसके आखिरी सिरे पर। घुटन भरे बूथ में चेहरे से पसीना पहुंचकर जसवंत बोला, तुमने 12 बजे से जितना जल्दी हो सके पहले वहां पहुंचना है। ठीक है, तुम अपना ध्यान रखना जसवंत। हाँ, ज़रूर रखूँगा। दूसरी ओर से संबंध विच्छेद कर दिया गया। जसवंत रिसीवर हुक पर लटका कर बूथ से निकला और काउंटर पर जाकर ड्रिंक का ऑर्डर दे दिया। बार टेंडर ने गौर से उसे देखा, फिर ड्रिंक बनाकर सामने रख दिया। जसवंत काउंटर से टेक लगाकर खड़ा हो गया। काउंटर के दूसरे सिरे पर खड़ी औरत अचानक पलटे उसे घूरने लगी। जसवंत को बुरी तरह चौंक जाना पड़ा। वो औरत जोसेफ डिसूजा की बहन मार्था डिसूजा थी। मार्था भड़कीला लिबास पहनी थी और उसके चेहरे पर हमेशा की तरह मेकअप की मोटी परत चढ़ी हुई थी। वो मुस्कुराई, फिर अपने साथी से कुछ कहा और फिर जसवंत की ओर बढ़ गई। जसवंत डार्लिंग, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जसवंत ने काउंटर पर रखे अपने ग्लास की ओर इशारा किया। ड्रिंक ले रहा हूँ। तुम यहाँ क्या करने आई हो? ओह, मेरी डेट थी। जॉनी को जानते हो? नहीं। वो मीनाक्षी नामक फिशिंग बोट का मालिक और मेरे भाई का दोस्त है। होगा, मुझे उससे या तुमसे कोई मतलब नहीं है। सुनो डार्लिंग, रुस्तम ने जो तुम्हारे साथ किया था उसके लिए मुझसे भी नाराज़ हो? इससे पहले कि जसवंत जवाब देता, मार्था का साथी आ पहुंचा। इस फटीचर को जाने दो मार्था, वो बोला। आओ हम कहीं और चलते हैं। मार्था हंसी। जॉनी, जसवंत तुम्हें इस काबिल नहीं समझता कि तुमसे परिचय कराया जाए।
जॉनी ने पलकें झपकाई। अच्छा। मार्था की इस अनअपेक्षित मौजूदगी ने जसवंत को चकरा दिया था। वो इसी बारे में सोच रहा था। क्या वो सोहनदास के बारे में जानती थी? क्या रुस्तम और सरोजाबाई के साथ उस बोट में वो भी मौजूद थी? असलियत चाहे जो भी थी, लेकिन उसकी आंखों पे व्याप्त शरारत भरी चमक से जाहिर था कहीं कोई गड़बड़ जरूर है। मार्था ने हाथ में दबा सैंड से भीगा रुमाल हिलाया। जसवंत मुझसे भी बात करने में तौहीन समझता है, वो बोली। इसकी निगाहों में मैं और मेरे बड़े भाई बड़े ही घटिया लोग हैं। और सुनो, मज़े की बात यह है कि मैं इस आदमी की दीवानी हूँ। जॉनी और ये मेरे साथ ऐसा बर्ताव करता है जैसे कि मैं भी कोई सरोजाबाई ही हूँ। जसवंत को यकीन हो गया, उस बोट में रुस्तम के साथ वो भी मौजूद थी। जॉनी उलझन में पड़ गया नजर आ रहा था। वो समझ गया कि उसे जसवंत से हाथापाई के लिए उकसाया जा रहा है, लेकिन सही फैसला वो नहीं कर पा रहा था। तुम्हें मार्था से माफ़ी मांगनी होगी, वो बोला। किस लिए? जसवंत ने पूछा। तुमने इसकी बेइज्जती की है। शाबाश जॉनी, मार्था ने कहा। इससे माफ़ी मंगवाओ। जसवंत को खतरा साफ नजर आ रहा था। जॉनी के हाव भाव से जाहिर था कि वो इसी बात से बड़ी भारी फक्र महसूस कर रहा था कि जोसेफ डिसूजा की बहन के साथ डेटिंग कर रहा है। जसवंत सोचने पर मजबूर हो गया। क्या मार्था को जानबूझकर इस बार में छोड़ा गया था कि वो उसे यहाँ उलझाए रखने की कोशिश करे? लेकिन ये बात अपने आप में तर्क संगत नजर नहीं आती थी, क्योंकि उन लोगों को उम्मीद नहीं रही होगी कि वो सरोजाबाई के मकान से भागने में कामयाब हो जाएगा। उन्होंने तो सोचा होगा कि वो निश्चित रूप से इंस्पेक्टर हिम्मतराव के हाथ पड़ जाएगा, लेकिन बच निकलने में कामयाब हो गया, और अगर अब इनके चक्कर में पड़ा तो ज़रूर फंस जाएगा, जबकि वो पुलिस के बखेड़े से दूर ही रहना चाहता था। ठीक है, वो बोला, मैं माफ़ी मांगता हूँ। मार्था ने अपने लिपस्टिक पुते होठों पर जीभ फैलाई। सच? जसवंत? वो चटकारा सा लेकर बोली। किस लिए? अब जसवंत को क्रोध आ रहा था। तुम्हें मैंने वो समझने की गलती की जो कि तुम समझ रही हो, वो हिकारत भरे लहजे से बोला। असलियत ये है कि तुम बेहद घटिया और किसी बाजारू औरत से भी ज़्यादा गिरी हुई हो। क्या बकता है? जॉनी गुर्राया। जसवंत ने बाएं हाथ का एक घूंसा उसके मुंह पर जड़ दिया और गिलास से भरी विस्की उसके चेहरे पर फेंक दी। जॉनी बुरी तरह से बौखला गया। जसवंत ने उसे संभलने का मौका दिए बगैर उसके पेट में घूंसा दे मारा। जॉनी पेट को दबाए नीचे झुकता चला गया। जसवंत ने उसकी गर्दन पर 2 हथौड़े जमा दिया। जॉनी औंधे मुंह नीचे जा गिरा। उसका चेहरा भड़ाक से फर्श के साथ टकराया और उसकी चेतना जवाब दे गई। मार्था गालियां बकती हुई उसकी पीठ पर मुक्के बरसा रही थी। जसवंत ने पलट कर एक झन्नाटेदार तमाचा उसके गाल पर जड़ दिया। मार्था की आंखें हैरानी से फैल गई। वो मुंह बाएं खड़ी उसे देखती रह गई। जसवंत ने एक हाथ और जमा दिया। वो उलटकर पीछे जा गिरी। बार में एकाएक सन्नाटा छा गया। बार टेंडर सहित सारे ग्राहक अवाक बैठे आंखें फाड़ कर वहीं देख रहे थे। फिर अचानक एक लड़की जोर से चीखी। जसवंत ने तुरंत दरवाजे की ओर छलांग लगा दी। 3 आदमी उठकर उसकी ओर झपटे। जसवंत बाहर निकलकर बीच वैगन में सवार हुआ और इंजन स्टार्ट करके वैगन पार्किंग लॉट से निकाली और तेजी से दौड़ाने लगा। उसके पीछे झपटे आदमी द्वार के प्रवेश द्वार पर ही रुक गए थे। उसका पीछा करने की कोशिश नहीं की गई थी।